लर्न एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज के 9th लेसन में मैं आपको शुक्ल और कृष्ण पक्ष के बारे में बताऊंगी, राहु और केतु ग्रहों की विस्तृत जानकारी दूंगी। साथ ही 9 जो ग्रह हैं उन्हें शुभ और पाप ग्रहों में बांटा गया है। तो कौन से पाप ग्रह हैं और कौन से शुभ ग्रह हैं और कैसे परिणाम ये देते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले भारतीय जो वर्ष है उसका जो महीना होता है उसे 2 पक्षों में बांटा गया है। एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। और ये कृष्ण और शुक्ल पक्ष चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर होते हैं। कृष्ण पक्ष 15 दिन का वो काल होता है जो कि पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और उसके बाद चंद्रमा घटता चला जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये काल चलता है और अमावस्या पर ये कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है। वहीं कृष्ण पक्ष को हम ढलता काल या घटते हुए चांद का पक्ष भी बोलते हैं। अब आते हैं शुक्ल पक्ष पर। शुक्ल पक्ष 15 दिनों की वह अवधि है जो कि अमावस्या से प्रारंभ होकर पूर्णिमा के दिन तक चलती है, यानी पूर्णिमा पर शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाता है और नए माह का प्रारंभ हो जाता है। इस काल के दौरान चंद्रमा बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण रूपेण हमें दिखाई देता है। शुक्ल पक्ष को चमकदार चंद्रमा का काल, बढ़ते हुए चंद्रमा, वैक्सीन चंद्रमा की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही राहु और केतु की अगर गणना करें तो खगोल विज्ञान में राहु और केतु को उत्तर और दक्षिण चंद्र नोड कहते हैं। जब ये आकाशीय गोले चलते हैं यानी घूमते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के जो पाथ है उस पाथ का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को वो निरूपित करते हैं। अब सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय भी राहु या केतु की छाया सूर्य या चंद्रमा पर पड़ती है, जिसका मैं उल्लेख आपको आने वाले लेसन्स में जरूर करूंगी। इसलिए राहु और केतु बहुत अधिक प्रभावशाली ग्रह हैं और ज्योतिष विज्ञान में चाहे इनको पूर्ण ग्रहों की संज्ञा नहीं दी गई है, परंतु ये छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। राहु को सांप के शरीर के ऊपर वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और केतु नीचे वाले हिस्से का यानी सांप की पूंछ के रूप में केतु को जाना जाता है। ये कभी भी एक साथ मौजूद नहीं होते, हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर ही ये स्थापित यानी विराजमान माने जाते हैं। अब जो स्क्रीन पे चार्ट दिया गया है वहाँ राहु और केतु की पोजीशन दी गई है। जहाँ पर राहु बैठेगा, जिस भाव में जिस स्थान में राहु बैठेगा उससे हमेशा केतु सप्तम भाव में विराजमान होगा, यानी एक दूसरे के आमने सामने ही ये विराजमान होंगे। 180 डिग्री पर ही ये दोनों ग्रह विराजमान रहेंगे। तो राहु और केतु की पोजीशन हमेशा ऐसे ही प्रदर्शित होती है और यहाँ तक कि जब भी राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हैं तब भी वे एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में इन्हें एक ही सांप का हिस्सा माना गया है। राहु को मुंह और केतु को पूंछ माना गया है। अब आते हैं 9 ग्रहों पर कि कौन सा नैसर्गिक शुभ ग्रह है और कौन सा पाप, क्रूर या अशुभ ग्रह है। कुछ ग्रहों की प्रकृति
हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए इन्हें नैसर्गिक शुभ ग्रहों के रूप में जाना जाता है। इनमें हमेशा अच्छा करने की प्रवृत्ति ही पाई जाती है। अन्य प्राकृतिक पाप ग्रह हैं जिनकी प्रवृत्ति हमेशा हानि पहुंचाने की होती है। लेकिन किसी ग्रह का व्यवहार कुंडली में उनकी स्थिति के आधार पर अस्थायी रूप से बदलता रहता है। एक प्राकृतिक शुभ ग्रह अस्थायी रूप से अशुभ भी हो सकता है और एक प्राकृतिक अशुभ ग्रह